हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेश्चन मार्क। और आज हम लाइव में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइव आए हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए क्वेश्चन मार्क के साथ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, फिर हम कमेंट का भी रिप्लाई देंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, फिर हम कमेंट का भी रिप्लाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 होगा आज। जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हैं, बाद में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव है, बोल नहीं सकते कि आप फटाक से जाके अभी देख ले। तो लाइव में आप एंजॉय कीजिए जो भी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 3 जो रहेगा, जो भी हम लोग बता रहे हैं, फिर से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हम क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर होगा। जो देखा जाए एनसीईआरटी के अनुसार तो वो चैप्टर 6 रहेगा। तो बेसिकली हम लाइफ प्रोसेस में आज लेक्चर नंबर 3 रहेगा। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो चुका है, जो पहला आज हम लोग क्या क्या डील कर चुके हैं उस बारे में देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक में हम डील कर चुके हैं। ठीक है, जो पहला हम डील कर चुके हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस में हम डील कर चुके थे कि लाइफ प्रोसेस है क्या, लाइफ किसे कहते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं कि वेदर गिवन स्पेसिमेंस इज लिविंग और नॉन लिविंग, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। फिर कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि लाइफ है या लिविंग है तो उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होगा, कि कैसे जानेंगे कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स शो करता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। फिर हम लोग लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस का कहाँ का इंपॉर्टेंस होता है डेली टू डेली लाइफ में, और क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना क्या जरूरी है, क्या क्या होता है वो देखे थे। फिर हम बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा बेसिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो चीजें भी हम लोग देखे थे। ठीक है, उसमें से हम 4 बेसिक पढ़ना है, जो एनसीईआरटी के अनुसार 4 बेसिक पढ़ना था, जिसपे न्यूट्रिशन है, सेकंड में हमारे पास रेस्पिरेशन था, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा देखे थे, कंट्रोल देखे थे, ग्रोथ देखे थे, रिप्रोडक्शन देखे थे। वो एनसीईआरटी में अलग टॉपिक या अलग चैप्टर बना दिया गया, जिसकी वजह से उसको हम पर्टिकुलरली नहीं पढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हमको 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ना था। तो आज जो हमारा लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट होगा। बेसिकली आज ज्यादा लॉन्ग भी जा सकता है वीडियो, आप बैठिए एंजॉय कीजिए। बेसिकली हम डिटेल वर्जन में जाएंगे, आज डिटेल में देखेंगे ये लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में भी बेसिकली हम क्या क्या डील करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आज डील करेंगे कि व्हाट आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने का क्या क्या मोड होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे एक न्यूट्रिशन लेता है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, पार्टिकुलरली न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में सेशन रहेगा। पूरा जो सेशन रहेगा न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में ही देखा जाएगा। फिर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट में पहला चीज पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कैसे परफॉर्म होता है, प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो चीजें देखेंगे। फिर फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्लोरोफिल में बेसिकली होता है, आपको ही पता है। ठीक है, तो बेसिकली क्लोरोफिल में होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट लास्ट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा प्रोसेस देखेंगे फोटोसिंथेसिस का। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सिंपली डेफिनेशंस पे जाके खत्म करते थे, लेकिन आज जो पूरा डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या क्या है, सारा चीज आज इस सेशन में देखेंगे। सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, बेफिक्र होकर एंजॉय कीजिए सेशंस को। बेसिकली यही सेशन में हम डिस्कस करेंगे, कितना टॉपिक होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस क्या होता है उस प्रोसेस को देखेंगे। इक्वेशंस के तौर पे देखेंगे कि इक्वेशन में फोटोसिंथेसिस का इक्वेशंस क्या होता है, कैसे टूटता है, क्या होता है, क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या होता है वो देखेंगे। फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है वो देखेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में फुल प्रोसेस देखेंगे। जिस प्रकार न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप जानते हैं कि डाइजेस्टिक सिस्टम होता है, जब डाइजेस्टिक सिस्टम होता है तो कितना सारा पार्ट्स हम लोग देखते हैं कि सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है, माउथ से लेकर एनस तक सारा प्रोसेस एक एक स्टेप में होता है, कौन कौन सा एंजाइम्स इन्वॉल्व होता है वो चीज जानते हैं। वो आज पूरा डिटेल में प्लांट के बारे में देखेंगे कि प्लांट के बारे में भी डिटेल में जानना जरूरी है, ये होता कैसे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे करता है। क्योंकि बेसिकली हम क्लास 7, 8, 9, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9 से कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो चीज में आज पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले पिछला सेशन में हम जान चुके थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन जान चुके थे, न्यूट्रिएंट जान चुके थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। कि हम बताए थे कि जितना लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, जो लाइफ प्रोसेस बेसिक लाइफ प्रोसेस था, उसमें से बेसिक जो लाइफ प्रोसेस था, सबसे पहला जो प्रोसेस था वो न्यूट्रिशन था। ये सब प्रोसेस है, जितना रेस्पिरेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा,
एक्सक्रीशंस होगा, रिप्रोडक्शंस होगा, उसमें से सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या था? न्यूट्रिशंस। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं, मतलब अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करना, अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप वहां बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, लाइव हैं, क्यों है? क्योंकि आपके पास एनर्जी है। अगर आपके पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है तो आप कैपेबल है कि आप बैठ के देख सकते हैं, हम यहाँ बैठ के पढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या होता है? न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से मिलता है। वो पिछला लेक्चर में हम लोग देख लेते कौन कौन सा न्यूट्रिएंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें हम देख चुके थे कि क्या क्या बेसिक न्यूट्रिएंट होता है। तो न्यूट्रिशंस भी वही है कि सबसे पहला पार्ट, या पूरा बेसिक लाइफ प्रोसेस है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है न्यूट्रिशंस। और यही क्या है? बेस है, लाइफ प्रोसेस का बेस है। बेस है मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो भी चीजें हम लोग कर रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप लिख पा रहे होंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन हेल्दी ना हो, डिजीजेज हो या बीमार हो, क्या वो मेरा लेक्चर सुन पाएगा? क्या वो बैठ के पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, वो डिजीजेज फ्री नहीं है। डिजीजेज फ्री होने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए हमको क्या करना होगा? न्यूट्रिशन चाहिए ना, खाना चाहिए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कि न्यूट्रिशन जो है वो सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि इसके बिना जितना सारा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सांस ले पाएंगे? अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? वेंटिलेटर में जाएंगे, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन मास्क लगाएगा तो उससे हम ऑक्सीजन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको करने के लिए अगर हमको खाना को वन बॉडी पार्ट से अदर बॉडी पार्ट में पहुंचाना है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। फिर हमको अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करना है तो भी तो एनर्जी चाहिए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो सबसे बेसिक प्रोसेस है। इसके बिना कोई भी प्रोसेस जो आगे वाला लाइफ प्रोसेस का बेसिक चीजें होती है वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है, इट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स होंगे, वेदर इट इज प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रोस्कोपिक जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो भी क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे। न्यूट्रिएंट तो आप समझ गए, जैसे हमको खाना में अलग अलग वैरायटी होगा, ये नहीं कि बर्गर खा लिए, चाउमीन खा लिए तो उसमें न्यूट्रिएंट मिलेंगे, मिलेंगे उतने एडिक्वेट अमाउंट में नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमको न्यूट्रिशनल फूड खाना होगा, जैसे फ्रूट्स खाने होंगे, वेजिटेबल्स खाने होंगे, फिश खाना होगा, और क्या खाना होगा? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटैटो, ये सब सारी चीजें खाने होंगे। वो क्या है? न्यूट्रिएंट है। कहाँ से मिलता है? वो क्या है? फूड है, फूड का न्यूट्रिएंट है। एंड वही प्रोसेस को यूटिलाइज करेगा किसके लिए? एनर्जी बनाने के लिए। क्योंकि जितना सारा लाइफ प्रोसेस अगले वाला चल रहा है, रेस्पिरेट, टिश्यू का डेथ हो जाए, सॉरी टिश्यू का डेथ हो जाए, या कोई इंजुरीज हो जाए, या हमें चोट लग जाए, तो सेल को रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगा? एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। वो कैसे? फूड से मिलेगा, फूड से मतलब न्यूट्रिएंट से मिलेगा। पहला पॉइंट वही बात डिस्कस कर रहा है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, कि वैसा सब्सटेंस, वैसा न्यूट्रिएंट जो चाहिए जिसमें हमको प्रॉपर ग्रोथ हो और मेंटेनेंस हो बॉडी का, जिसके द्वारा, जिससे क्या होगा? हमको एनर्जी मिले और सारे ऑर्गेनिज्म, जो हम अभी बोले कि जो भी चीजें होगा, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, फिर आपके पास मेंटेनेंस बॉडी करने के लिए, या विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस चाहिए वो चीजें कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिएंट से मिलेगा, फूड से मिलेगा। वही दो प्रोसेस लिखा गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन से आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा हमको। चलिए, अब है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें अलग अलग मोड होता है। कि जैसे हमको अभी हम बोले कि न्यूट्रिएंट्स जो है, जो न्यूट्रिशन है उससे न्यूट्रिएंट से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है। मिलता कहाँ से? कोई भी तो सोर्स होगा, मोड होंगे। कोई चीजें प्लांट से मिलता है, कोई चीजें एनिमल से मिलता है, उस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। वही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिखा गया है कि मीन्स और मेथड प्रोसीडिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ऑब्टेन द फूड। सारे ऑर्गेनिजम्स खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, वो किसी अलग पे डिपेंड रहते हैं। जब डिपेंड है तो मेनली उसको दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली हम लोग जानते हैं। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये बेसिकली दो मोड होता है न्यूट्रिशन के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीजें दो वर्ड से आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि बचपन से या 6 क्लास 7 क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और मेरा हमेशा कहना रहता है कि जो भी बायोलॉजी में वर्ड दिया रहता है उसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसी से हमको आंसर मिलने का संभावना रहता है 90% बायोलॉजी के केसेस में। तो इसको भी तोड़ते हैं, क्या हो रहा है। पहला है ओटो, दूसरा है ट्रॉपिक, ठीक है। ओटो मीन्स आप जानते हैं सेल्फ, ठीक है। अब ट्रॉपिक मतलब हो जाता है फूड रख लीजिए या आप रख लीजिए न्यूट्रिशन। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना सके, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खुद से खाना बना सके, सेल्फ प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल, जो आगे हम देखेंगे कैसे होता है नहीं होता है। तो वही है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस जो बताएं खुद से खाना, सेल्फ मेड फूड। और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और ट्रॉपिक मीन्स अभी बताएं फूड होगा या न्यूट्रिशन होगा। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ना बनाए और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे, उसको हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। जैसे वी आर, हाँ हम ही लोग, क्यों? क्योंकि हम लोग खाना खुद से तो बनाते हैं लेकिन उसका जो सोर्स है आता कहाँ से है? प्लांट से आता है। अगर हम वेजिटेरियन है तो प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। तो क्या बनाते तो खुद से है लेकिन मिलता कहाँ से है? ऑटोट्रॉपिक से, हेट्रोट्रॉपिक से मिलता है। अगर हम एनिमल्स का खाएंगे, अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो मांस मछली खाते हैं, तो वो मिलता कहाँ से? एनिमल से होता है। तो मतलब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी और पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे डिफिनेशन में कर सकते हैं कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ना बना के डिपेंड रहे ऑटोट्रॉपिक, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो वर्ड बोले, क्या बोले? कि ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में डेफिनेशन में जाएंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टली कैसे डिपेंड होता है और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड होता है। अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से देखें तो दो होता है, एक होता है फोटो, ऑटो, ट्रॉपिक। 3 वर्ड में ना। फोटो मीन्स हमेशा होता है लाइट, ठीक है। और ऑटो मीन्स अभी देख लिए, ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ फूडिंग। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में खाना बनाए खुद से, उसको बोलेंगे हम क्या? फोटो ऑटोट्रॉपिक। जैसे फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट्स होंगे जो खाना सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं। तो एक और होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। कीमो मीन्स होता है केमिकल, ठीक है। मतलब वैसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपना खाना नहीं बना के, क्या होगा, केमिकल पे डिपेंड रहते हैं, जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर होता है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो रहता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स है, मतलब 3 तरह के होते सेप्रोफाइट्स, दूसरे होते हैं पैरासाइट्स और लास्ट होते हैं होलोजोइक, ठीक है। इस पे भी आगे डिस्कस करेंगे कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रो मींस डेड एंड डिकेइंग और ट्रॉपिक मींस फूड। मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से ले, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक बोलेंगे। पैरासाइटिक मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से फूड ले और उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि खाना क्या होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है। जैसे अगर मान ले कि अगर हम बैठे हुए हैं और यहाँ आके मक्खी बैठ जाए या मेरे बॉडी में आके मॉस्किटो बैठ जाए, तो वो क्या हो रहा है कि वो हमारा बॉडी से सक कर रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, तो उससे हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है। कैसे ले रहा है? हेट्रोट्रॉपिक तो बनाया नहीं, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया और लिया उसके बाद हमको हार्म किया। पैरासाइट्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन हार्म अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, वो हो गया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
डिटेल में देखेंगे, क्योंकि बेसिकली हमको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे ही पढ़ना है। चलिए, यहाँ तक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। फिर हम देखें कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। चलिए, अब हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिटेल में जाते हैं। ठीक है, कि अगर किसी को पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्या होता है। अब है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चल रहे हैं, आखिर ये है क्या। चलिए, अब है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक मींस अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चीजें होता है वर्ड को ब्रेक डाउन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो को हमने ब्रेक कर दिया, मींस सेल्फ होता है, और ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड होता है, जिसमें हम लोग पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटो मींस सेल्फ, वैसा ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद से बना है उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। अब यहाँ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी हमको सबसे पहले पढ़ना था ना फोटो ऑटोट्रॉपिक, वही यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक लिखा गया। फोटो ऑटोट्रॉपिक मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब फोटो ऑटोट्रॉपिक में ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग खाना बना रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी बोले कि फोटो ऑटोट्रॉपिक मींस फोटो मींस लाइट एंड ट्रॉपिक मींस न्यूट्रिशन। मतलब फोटो मींस लाइट, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉपिक मींस फूड। मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, खुद से बनाएगा लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए बनाने के लिए। जैसे अगर हमको घर में खाना बनाना है तो कुछ तो रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हमको खुद से सिंपल अगर सब्जी बनाना है तो हमको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, एज गैस, कढ़ाई चाहिए, तेल चाहिए, और उसके बाद हमको और सारा रॉ मटेरियल सब्जी चाहिए, बनाने के लिए कुछ तो चाहिए। उसी तरह यहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मीन्स हमेशा याद रखिएगा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब फॉर्मेशन किसके प्रेजेंस में, फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में। अभी हम बार बार बोल रहे हैं कि वर्ड में ही आंसर छुटा होता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में जो अगर हम खाना बनाते हैं उसको फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट। सनलाइट यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो भी प्रोसेस है डिटेल में जाएंगे, अभी वेट कीजिए कि फोटोसिंथेसिस को हमको डिटेल में पढ़ना है। क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, अब उसके पास मैकेनिज्म्स कैसा, उसको डिटेल में जाएंगे। इसलिए हम इक्वेशंस को यहाँ इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल बोल रहा है फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में एक सोर्स ऑफ एनर्जी तरह यूज करते हैं। उसके अलावे हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। वही है हमारे पास फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जांपल में डाला गया है ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम पे जानते हैं। ठीक है, वो एक एग्जांपल है जो हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या होता है। अब हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो मीन्स बोले केमिकल, एंड ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स फूड। मतलब वैसा ऑर्गेनिजम्स जो खाना क्या करे, केमिकल से ले। मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद से बनाएगा, लेकिन यहाँ केमिकल क्यों आ गया है, सोचने की बात है, केमिकल क्यों आ गया। मतलब वैसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जमीन के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स गर्म पानी के अंदर नहीं पाए जाते। तो अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, तो वो अपना खाना, तो अगर वो पानी के अंदर है तो अपना खाना कैसे बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट तो जा नहीं रहा है। सनलाइट नहीं जा रहा है तो वहां पे जो खाना बनाएंगे वो खाना बनाएंगे कैसे, केमिकल के मदद से। ठीक है, केमिकल के मदद से वो खाना बनाएंगे। तो वही यहाँ पे है कीमो ऑटोट्रॉपिक। मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खाना केमिकल्स की मदद से, मतलब खाना तो बनाएंगे लेकिन उसको बनाने के लिए वो केमिकल का यूज करेंगे। ठीक है, वो खाना बनाने के लिए केमिकल का यूज करेंगे। वही यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। वो अपना खाना जो बनाएगा वो केमिकल रिएक्शंस के मदद से ही बनाएंगे। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं यहाँ पे धरती पे कि जो भी
खाना केमिकल के मदद से बनाते हैं। उसमें से एग्जांपल दिया गया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। डायग्राम में दिख सकता है कि पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो गर्म पानी के झरने के नीचे पाए जाते हैं। जो खाना वो बनाते हैं उस केमिकल का नाम जो होता है, केमिकल उसमें होता है हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब वो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन सल्फेट के जो भी केमिकल्स है, कंपाउंड्स है, उसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जब उसको ब्रेक डाउन करेगा तो उससे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कीमोऑटोट्रोपिक में उसको केमिकल चाहिए। जब वो केमिकल चाहिए तो वो क्या करेगा, केमिकल के मदद से चाहिए। तो एक एग्जांपल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, उसको एक केमिकल चाहिए सर्वाइव करने या खाना बनाने के लिए, वो है हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गिव द एग्जांपल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लिख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी दो चीजें हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक है जिसमें हम लोग पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़े। हमको डिटेल में क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस, जो हम डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। अब हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम डिस्कस कर चुके हैं, बस स्लाइड में जो लिखा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। हेटेरो मींस अदर एंड ट्रॉपिक मींस फूड, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे फूड के लिए। यहाँ पे लिखा होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम बोले थे समझाएंगे कि इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना नहीं बना पाएंगे। हैंस डिपेंड अपॉन द फूड प्लांट, वो क्या होगा, प्लांट पे डिपेंड होंगे, मतलब ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहेंगे और ऑर्गेनिजम्स ऑफ देयर फूड उसी के लिए। तो एक चीज हम लिखे थे कि लिख सकते हैं कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, डिपेंड डायरेक्टली, अच्छा से कर लेते हैं, क्या लिखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दो चीज वर्ड आया, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा साइड बुक में लिखा हुआ है कि डिपेंड अपॉन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन देयर ऑटोट्रोप्स। मतलब अब डायरेक्टली समझिए क्या है, मतलब अगर हम सब्जी खा रहे हैं या फल चीज खा रहे हैं तो वो किसका सोर्स है, प्लांट का सोर्स है। ठीक है, प्लांट का सोर्स है तो हमको डायरेक्टली प्लांट से मिल रहा है, मतलब डायरेक्टली हमको प्लांट से मिल रहा है खाना, तो इसलिए क्या हो गया, डायरेक्टली डिपेंड है। और इनडायरेक्टली मतलब अगर हम लोग कोई मान लेते हैं नॉनवेज के तौर पे गौठी खा रहा है, मीट खा रहा है, वो मीट क्या करेगा, सबसे पहले प्लांट को खाएगा, उसके बाद ना हमको मिल रहा है, मतलब ये न्यूट्रिशन सबसे पहले वो प्लांट से लिया, अब प्लांट के बाद हम इससे लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स लिया, तो इसलिए वो क्या हो गया, इनडायरेक्टली। समझ में, अब दो वर्ड क्या हो गया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना ना बना के डायरेक्टली मींस प्लांट, इनडायरेक्टली मींस एनिमल से डिपेंड रहता है। जिसमें एग्जांपल में लिखे हैं ऑल एनिमल्स, मैन होगा, डॉग होगा, कैट होगा, लायन होगा, एंड मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगी जो होते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। जो भी फंगी है वो क्या है, सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्यों है, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास पहला टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहला चीज हम देखते हैं क्या है। पहला है सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। बोले कि वैसा न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिएंट लेते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल से लेते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा गया कि सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर दैट न्यूट्रिशंस एंड ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आ गया ना वर्ड ऑर्गेनिक मैटर, जो पिछला लेक्चर में समझाए थे। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मींस लिविंग कंपोनेंट से मिलेंगे, दैट इज प्लांट जब मर जाएगा, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रीड्स, ब्रीड मॉल्स, ये सारे क्या है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, कहां से, गले सड़े चीजों से। किसके गले सड़े चीजों से, ऑर्गेनिक, मतलब लिविंग गले सड़े चीजों से ऑब्टेन लेता है, उसी को हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है उसको हम
सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वर्ड समझ पाए? दो चीज वर्ड क्या है? एग्जाम्पल क्या? फंगी। क्यों फंगी क्यों नहीं खाना बना पा रहा है? प्लांट है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये खाना खुद से नहीं बना पाता, मतलब प्रिपेयर तो कर पा रहा है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल से, इसलिए इसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, जिसमें ब्रेड मॉल है, मशरूम है और बैक्टीरिया है। चलिए, अब हमारे पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप याद रखिए, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स मींस कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म करके ले, हार्म पहुंचा के ले। जैसे अगर मॉस्किटो आता है, हमारा ब्लड को सक करता है, उससे हमारा कोई फायदा है? बिल्कुल नहीं है। लीच आता है, ठीक है, तो क्या उससे कुछ फायदा है? नहीं है, हमसे हार्म होता है लेकिन उसको फायदा है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया कि सेप्रो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द डाइट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। उसको बिना मारे, जैसे मॉस्किटो आता है तो हमको मार देता है? नहीं मारता, तो सिर्फ हार्म कर पाता है, समहाउ हार्म कर पाता है। उसके वजह से जो न्यूट्रिशंस लेता है वो किससे लेता है? किससे लेता है? अदर ऑर्गेनिज्म से, जिसको हार्म करता है उसको हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि पैरासाइटिक इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरा ऑर्गेनिज्म पे फीड करे और जिसको अपना शिकार बना है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, मतलब अगर मॉस्किटो है और हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, तो मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो एक पैरासाइट्स है, ठीक है, लेकिन उसके लिए खाना कौन है? ह्यूमन बींग्स। तो वो ह्यूमन बींग्स क्या है? होस्ट है। ठीक है, आप समझ पाए कि मॉस्किटो क्या है? एक पैरासाइट्स है, मतलब उसको खाना कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेना, हार्म करना, जिस ऑर्गेनिज्म से लेना उसको वो होस्ट मानता है। वही यहाँ पे दो चीज है, पैरासाइट और होस्ट। चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम, राउंड वार्म आर द फ्यू एग्जाम्पल है। अगर प्लांट का बात करें तो कुस्कुटा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बैठ जाता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसको कोई हार्म नहीं है, उसका ग्रोथ को रिड्यूस करता है। ठीक है, और एक सेवरल फंगी एंड बैक्टीरिया, तो हर जगह एग्जाम्पल कुछ कुछ बैक्टीरिया का डाला गया। ठीक है, वही है प्लाज्मोडियम। अगर हमारे पास मलेरियल पैरासाइट्स होता है तो प्लाज्मोडियम की वजह से ही होता है, जो डिटेल में हमको पढ़ना है, आगे देखेंगे। चलिए, लास्ट है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या बोल रहा है कि होलोजोइक में न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, मतलब वी आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को लेता है और उसको किसके प्रोसेस से लेता है? जो प्रोसेस से वो खाना ले रहा है, माउथ के अंदर में ले जा रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, मतलब प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब हम क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी इंजेस्टेड फूड है उसको हम क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हमको तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम्स का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और उसको एंजाइम्स के बाद वो जब टूटेगा और जो भी खाना हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, जो कि डिटेल में हम देखेंगे, और उसी को एब्जॉर्ब करेगा बॉडी और सेल में जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑल राउंड कर सकते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, उसको सिंपलेस्ट में तोड़ते हैं। जब सिंपलेस्ट में तोड़ते हैं तो उसको सिंपलेस्ट में तोड़ के क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब उसके जाके हमको न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें एग्जांपल में हम लोग क्या आते हैं? ह्यूमन बींग्स आते हैं और अमीबा आता है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेलुलर वेयरएज अमीबा यूनिसेलुलर, वो भी देखेंगे चीजें। चलिए, अब यहां तक हम लोग क्या देख लिए? क्या क्या देखे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखे, पूरा डिटेल मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे। अब यहाँ से आई होप आपको समझ में आएगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक,
कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम आगे वाले जो भी वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डाइजेस्टिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं, और डाइजेस्टिक सिस्टम ऑफ अमीबा और पैरामीशियम भी पढ़ना है। और जो कि अभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग कीमो ऑटोट्रॉपिक पे उतना डिस्कस नहीं करते हुए हमको फोटो ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करना है, और फोटोसिंथेसिस में हम पूरा डिटेल में जाएंगे। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, वो चीजें हम देखेंगे। चलिए न्यूट्रिशन इन प्लांट पे अब बढ़ते हैं, जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में हमको क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, 8 में भी पढ़े, 9 में नहीं पढ़े, 10 में भी पढ़ रहे हैं। बहुत सारा प्रोसेस है कि क्या होता है, सिंपल प्रोसेस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस वैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और वाटर की मदद से खाना बनाता है, और उससे खाना बनाता है, उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है ट्रांसपीरेशन की मदद से। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग डेफिनेशंस के तौर पर अभी तक जान रहे थे। अब उसमें कहाँ होता है एग्जैक्टली वो देखेंगे, उसके बाद कैसे होता है वो चीज़ भी हम देखेंगे। चलिए चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में भी वही लिखा गया होगा कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच एन ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड है, बार बार बोल रहे हैं ना, लिविंग फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कहाँ से बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, कि वही यहाँ पे बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिक फूड मींस ऑर्गेनिक फूड बनेगा, मींस कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। कहाँ से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स के प्रेजेंस में खाना बनेगा, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ स्पेस है, नहीं है। चलिए अब यहाँ पे इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर लेते हैं और डिटेल में जाके देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमें डिटेल में देखना है कि ये प्रोसेस जो लिखा है, कि प्रोसेस में वही लिखा गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसके मदद से जो हमको खाना मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। पहला सेंटेंस के हिसाब से यही बोलना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल में। ऑर्गेनिक फूड मतलब ये जो फूड मिला ये क्या है, ऑर्गेनिक फूड है। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड मिला, कहाँ से मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, किसका, सोलर एनर्जी, इसके प्रोसेस में मिला, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से ये कि वैसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट खाना बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब खाना बनाए तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। ठीक है, वो बोल रहा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में वही दूसरा डेफिनेशन पे अगर हम ये देख रहे हैं तो इसके अलावा भी तो कुछ मिलता है। क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, एनर्जी मिलता है, लिख लेते हैं, एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है,
ये जो दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, पिछला सेशन में बताए थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स है। तो ये दोनों क्या है, इनऑर्गेनिक है। और उस वीडियो में क्या बताए थे कि इनऑर्गेनिक मीन्स दैट नॉट कॉन्टेन, ठीक है, कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या, कि कॉन्टेनिंग क्या, उसमें हम बताए थे कि इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग से मिलता है, और कंबाइन विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल, और हमको क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेगा जो लिखा गया। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। दे रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर, जो लिख दिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब क्या बोल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये दो क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, जब कंबाइन किसके साथ करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ कंबाइन करता है, तो हमको क्या देता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक फूड आने को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आने को ग्लूकोज देता है, ठीक है। या हम सिंपल यहां भी लिख सकते हैं, क्या देता है, C6H12O6 देता है। और क्या होता है, एनर्जी उसके साथ क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी कुछ अमाउंट में रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। अब डायग्राम की मदद से समझते हैं क्या है, रेड ले लेते हैं। चलिए, यहां पे बोल रहा है कि प्रोसेस, आप एरो देखिए, एरो क्या बता रहा है, ये क्या होता है, ले रहा है, ये भी ले रहा है। मतलब ये दो प्रोसेस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रहा है, और उसके यहां से वाटर ले रहा है, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये प्रोसेस में यहां से मान लेते हैं अगर खाना यहां बन रहा है, इस लिप्स में बन रहा है, तो यहां से सनलाइट आएगा और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में खाना बनाया। जब खाना बनाया तो हमको क्या मिला, फूड मिला। या मान सकते हैं सिंपल, अगर टमाटो एग्जांपल में डाला है तो टमाटो मिला, अब उसके टमाटो मान लीजिए क्या मिला, ग्लूकोज मिला, यानी कि शुगर मिला, उसके साथ हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। और वही ऑक्सीजन वी आर यूटिलाइज, ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज करते हैं वही ऑक्सीजन जो हम सांस लेने में मदद करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन जो नेक्स्ट प्रोसेस। इसलिए बोले कि न्यूट्रिशन जो है वो पहला प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड ही रहता है उस पर, ठीक है, क्योंकि हमको बेसिक वहीं से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर समझ पाए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लूकोज एंड आल्सो रिलीज ऑक्सीजन एंड वाटर। जो वाटर रिलीज होता है वो ट्रांसपीरेशन की मदद से बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, जो हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन मिलता है जो हम यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हुआ है इक्वेशंस को, आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो सिंपल समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस है क्या। क्या ये सिंपल समझ में है कि क्या हो रहा है? ये ऐसा इतना आसान नहीं है जितना हम लिख दिए। क्यों? होता कहाँ है? क्लोरोफिल में। मतलब सारा खेला कौन कर रहा है? क्लोरोफिल कर रहा है। मतलब इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को में पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अभी जो स्लाइड हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आप इमेजिन कीजिएगा कि हम वो जो स्लाइड अभी दिखाने वाले वीडियो में वो चीजें में क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट, आपको पता होगा कि जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, नॉन ग्रीन पिगमेंट्स को क्रोमोप्लास्ट, टिकोप्लास्ट, जो कि क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है तो क्लोरोफिल के बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। अभी तक आपको ये पता चल गया कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। इतना आसान प्रोसेस नहीं है, जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं इतना आसान प्रोसेस थोड़ी ना होता है कि माउथ में आया खाना, डाइजेस्ट ब्रेक डाउन हुआ, फिर स्टमच में गया, फिर लीवर, फिर बाइल, फिर पैनक्रियाज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसी तरह प्लांट में भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप माइंड में रखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। ये भी आप डायग्राम को माइंड में रखिए कि नेक्स्ट स्लाइड में हम जो लिखे हैं वो डिटेल वही इसी का पार्ट है।
कुछ उस स्लाइड में जाने से पहले कुछ पॉइंट है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस अभी हम लोग देखे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए जो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, द फूड इज प्रिपेयर बाय द ग्रीन लीव्स। जो भी खाना ग्रीन लीव्स बनाया, प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, ठीक है। जो भी प्लांट खाना बनाया, वो जो बना वो सिंपलेस्ट शुगर के फॉर्म में बना, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। सिंपलेस्ट एमसीक्यू भी आएगा कि सिंपलेस्ट फूड प्रिपेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स इज ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनाते जा रहा है प्लांट, कहीं तो जमा रखेगा, कहीं तो प्रिपेयर करके रखेगा। वो जो प्रिपेयर करके जमा करके रख रहा है, वो किसके फॉर्म में जमा करके रख रहा है? स्टार्च। क्वेश्चन भी रहेगा एमसीक्यू में कि द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इट चेंजेस इनटू द अनदर फूड। जो भी खाना बनाते जा रहा है, वो स्टार्च के फॉर्म में जमा रखता है, ठीक है। एंड दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लिप्स। जो स्टार्च कहाँ है? लिप्स में भी स्टोर करके खाना को रखता है। ये सिंपल पूछेगा कि द स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड स्टार्च। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ग्लाइकोजन सर्व एज एन इंटरनल एनर्जी। जिस तरह प्लांट में खाना जो जमा करके रख रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में रख रहा है, उसी तरह अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, जितना खाना खा रहे हैं सारा यूटिलाइज हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो किसके फॉर्म में स्टार्च जमा होता है बॉडी में? वो किसके फॉर्म में जमा होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, हमारा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जमा रहता है। जब उसको जरूरत पड़ता है तो उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि हमको पढ़ना है, रेस्पिरेशन में भी देखेंगे। चलिए, अभी हम बोले कि आप जो जूम करके रखने बोले थे, वही जूम को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या है। चलिए, सुंदर सा 2 डायग्राम दिख रहा है, 2 डायग्राम को अगर हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम बताए थे, चलिए बना ही लेते हैं लिप्स। ये जो लिप्स हम बनाए, उसी को हम यहाँ पे एक पार्ट को जूम करके देख रहे हैं। याद रखिएगा, ठीक है, कि यही यहाँ एक पार्ट था, यही पार्ट को हम यहाँ पे जूम कर रहे हैं, ठीक है। वही जूम करके हम देख रहे हैं। तो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट है क्लोरोफिल में, वो किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लास 9 में पढ़े होंगे सेल का चैप्टर में, कुछ सेल ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, कोई नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। चलिए, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड में आप याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट में एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इधर से पहले वहां चलते हैं कि जो भी क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेनस यानी कि 2 मेम्ब्रेन्स होंगे, जिसपे आप देख सकते हैं कि कौन सा कलर लेगा, हाँ, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो जो अंदर वाला होगा उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और जो बाहर वाला होगा उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस खाली है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। मतलब क्लोरोप्लास्ट है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इस तरह का डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, इसको हम बोल रहे हैं इनर। अगर हम बाहर से ले रहे तो इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, और ये अंदर वाला, इसके अंदर में जो भी चीजें रहेंगे, जो चीज बना हुआ है, उसको हम इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों के बीच में अगर खाली स्पेस दिया हुआ है, उसकी वजह से उसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब जो चीजें आपको दिख रहा है, 2 चीज तो समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो चीजें हैं इसके अंदर में देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा फ्लूइड तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब फ्लूइड स्ट्रक्चर है, उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, जो यहाँ पे पूरा खाली स्पेस दिया हुआ है, ये सब, ये जो स्पेस है खाली, ठीक है, वही स्पेस को हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं, ठीक है। डायग्राम में वही दिखाने के लिए हमने GIF फोटो डाला है, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर है, तो आप दिख रहे थे थोड़ा थोड़ा ये थैलेकोइड्स वाला यहाँ पे आ रहा था, देखिए आएगा, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे करके जमा होते जा रहा है, ठीक है, वो जमा होते जा रहा है, वो यहाँ पे देखिए ये चीज जमा होते जा रहा है, ठीक है।
अब ये जो चीज जमा होते जा रहा है उसका एक को पार्ट को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंगल पार्ट को हम बोलेंगे थैलेकोइड्स। याद रखिए, जो सिंगल पार्ट को उसको हम थैलेकोइड्स बोलेंगे। पूरा जब हम मर्ज कर दें, ये पूरा चीज को अगर हम, आने दीजिए फिर बताता है, ये पूरा चीज को अगर हम मर्ज कर दें तो उसको हम बोलेंगे ग्रेना। ठीक है, दो चीज अभी बताएं, सिंगल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थैलेकोइड्स, और जो न्यूमरस एक के ऊपर एक पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा उसको ग्रेना बोलते हैं, और फ्लूइड पार्ट को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, अब जो डॉटेड स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे उसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। ठीक है, अगर ये चीजें को दो थैलेकोइड्स को या ग्रेना को जोड़ने का काम कर रहा है, देख सकते हैं आप कहीं पे लिख रहा है कि डायग्राम में जोड़ने का, जैसे यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ रहा है, तो ये जोड़ रहा है, तो दो थैलेकोइड्स को जोड़ रहा है, उस जोड़ने वाला को बोलते हैं लैमिले। ठीक है, चीजें अच्छे से याद रखिए क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा, क्योंकि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे, लेकिन आप समझने की कोशिश में हमको समझा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ तक है। राइबोसोम, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट अपना डीएनए भी होता है। इनर में तो दोनों स्पेस के बीच को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और चारों तरफ फ्लूइड बना हुआ उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और सिंगल को थैलेकोइड्स बोलते हैं, और कॉइन के ऊपर एक बना हुआ है उसको ग्रेना बोलते हैं, और जो दो ग्रेना को जोड़ रहा है उसको लैमिने बोलते हैं। ठीक है, ये दो वर्ड को आपको याद रखना है, यही दो वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये दो वर्ड है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ग्रीन प्लास्टिड्स मींस क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं उसी को बोलते हैं किचन। मतलब खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, मतलब लीव्स के अंदर में ही ना खाना बन रहा है। सनलाइट तो बाहर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से आ रहा है, लेकिन वाटर जा रहा है, लेकिन अंदर में जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सारा लीव्स में हो रहा है। लीव्स में भी कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, इसलिए जो खाना बन रहा है उस जगह को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। मतलब अगर मेरे घर में खाना स्पेशल जगह बनता है, किचन बोलते हैं। उस किचन में क्या होता है, सारा इक्विपमेंट प्रेजेंट रहता है जो खाना बनाने के लिए जरूरत होता है। उसी तरह जो भी प्लांट में खाना बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ग्रीन प्लास्टिक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है। और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ठीक है, दूसरा बोलता है क्लोरोप्लास्ट आर द साइट, मतलब ऐसा साइट है, अभी जो बोले क्लोरोप्लास्ट ऐसा जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल रहेगा। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट कैसा, क्लोरोफिल कैसा है, क्लोरोप्लास्ट कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ईच डेवलप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर क्लोरोप्लास्ट जैसे जैसे डेवलप होते जाएगा उसके बाद दो डिस्टिंक्ट पार्ट आएगा जो हम बताए थे, स्ट्रोमा एंड ग्रेना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसलिए हम इसको बोल्ड से लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि ईच डेवलप क्लोरोप्लास्ट, हर एक क्लोरोप्लास्ट जो डेवलप होता है वो टू डिस्टिंक्ट एरिया में होता है। लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आ गया। अब जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो भी फोटोसिंथेसिस होगा वो कहाँ होगा, फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन ग्रेना। याद रखिएगा, यहाँ पे तो पार्टिकुलरली अगर ऑप्शन में दे, पार्टिकुलरली अगर लिखे ग्रेना, स्ट्रोमा, राइबोसोम्स कहाँ होता है तो पार्टिकुलरली मारिएगा ग्रेना में होता है। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा के अंदर में एंजाइम्स होते हैं। जिस तरह हमारा बॉडी में कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में एंजाइम्स होते हैं, उसी तरह स्ट्रोमा में भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेना कंटेन्स क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और जो भी स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर में एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक, कि फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन ग्रेना वेयर एज एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। ये पॉइंट जो स्ट्रोमा का एंजाइम्स वाला चीजें हैं ये आप याद रखिए।
अभी हम यूज करेंगे इस पार्ट को, स्ट्रोमा का एंजाइम्स को यूज करेंगे कहाँ, जब मैकेनिज्म्स को डील करेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट छूट गया है कि जो भी चीजें हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है तो लाइट चाहिए, ठीक है। अब जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अभी हम बताएं कि ग्रहणा में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रहणा। जो भी लाइट रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ग्रहणा में हो रहा है, ठीक है। वही बोले कि लाइट मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट। अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, ग्रहणा में। तो ये चीजें लाइट रिएक्शंस और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रहणा, ग्रहणा में हो रहा है। और डार्क रिएक्शंस, ये आ गया डार्क रिएक्शंस। जो डार्क रिएक्शंस मतलब सनलाइट के एब्सेंस में होगा, जो भी खाना बनेगा वो उसको हम डार्क रिएक्शंस बोलते हैं। उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन होगा कहाँ, स्ट्रोमा में। इसको हम मैकेनिज्म में जब हम आगे स्लाइड में देखेंगे तो इस पर डिस्क्राइब करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में, जिसमें डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। इस स्लाइड में हम मेनली क्या डिस्कस किए, मेनली हम ये डिस्कस किए कि लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस इन ग्रहणा एंड ग्रहणा कंटेन्स थैलेकोइड, सिंगल को थैलेकोइड्स बोलते हैं, और सारा चीज क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और डार्क रिएक्शंस स्ट्रोमा में होता है, और स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स, ग्रहणा कंटेन क्लोरोफिल्स। चलिए अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं कि अब प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, पहले हमने जाना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फिर हम जाने कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो चीज़ देख लिया। अब हम जानते हैं मैकेनिज्म्स, होता कैसा है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मान रहे हैं कि स्लाइड या वीडियो है लंबा जा रहा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो पार्ट है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारा चीज़ें नहीं समझा पाता है कोई, या चीज़ें होता है कि लेंदी होने की वजह से आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आप आसानी से ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो अभी हम मेहनत की, आप जो मेहनत की अभी सुन रहे हैं मेरे पार्ट को, ये मेहनत का आखिरी पार्ट है, जिसपे आपको अभी तक जो आप समझे, अगर आप यहाँ से उसको स्किप कर देते हैं या वीडियो को छोड़ देते हैं, आप हट जाते हैं, तो आपको मेन चीज़ नहीं मिल पाएगा। हम वीडियो को यहीं से पॉज करके नेक्स्ट स्लाइड में भी ला सकते थे या नेक्स्ट वीडियो में भी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाने का कारण ये है कि हम जो ये चीज़ें, क्योंकि हम एनर्जी, अगर हम खाना बनाने के लिए सारा चीज़ को तैयार कर लें, अगर हमको मान लें नॉनवेज चिकन विकन बनाना है, तो हम सारा चीज़ को लाने बहुत मेहनत लगा, उसको हम बनाएंगे तभी ना इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरह हमको यहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि चीज़ें हम बोले कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पढ़ के छोड़ सकते थे, साइट नहीं बताते तो भी चलता, लेकिन जानने का प्रोसेस होता है कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। जैसे डाइजेशन के लिए हम लोग सारा प्रोसेस पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए भी सारा प्रोसेस पढ़ना है। इसलिए यहाँ पे हम वीडियो को यहाँ पे धीरे समझाने की कोशिश करेंगे, मैकेनिज्म होता कैसे है। आपको लेंदी लगेगा वर्ड को, अगर चीज़ें होगा आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, ये चीज़ें हम आसानी से बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप यहाँ पे समझ पाते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसा, मैकेनिज्म्स क्या है, आपको क्लास 11 में अगर आप बायोलॉजी लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक अलग चैप्टर बनेगा, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, जो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहीं से। क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर हो सकता है बोर्ड में ना पूछे, लेकिन नॉलेज अगर रहेगा तो आप अपने से वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो आसानी से आपको समझना है, क्योंकि हम और आप अभी बहुत मेहनत की है। हमने अभी तक 40 या 45 मिनट का वीडियो बन चुका होगा, उस मेहनत में हम लोग क्या किए, वो प्रोसेस को बहुत आसानी से समझते हुए यहाँ तक पहुँचे, और आपको फिर मात्र 10 से 15 मिनट और समझना है, आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे इसलिए लेके आए, बार बार बता रहे, लाने का कारण ये था कि जब तक आप यहाँ तक नहीं समझिएगा तब तक मैकेनिज्म को नहीं समझिएगा। अगर नेक्स्ट स्लाइड में, अगर हम नेक्स्ट वीडियो में अगर हम मैकेनिज्म को लाते तो हमको फिर से बताना पड़ता साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। बार बार अगर हम लाते तो आप बोलते कि एक ही वीडियो को कितना बार बता रहे हैं, तो मेनली यही वीडियो बोले कि शुरू में बताया कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा। चलिए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, कुछ चीजें आसानी से समझ में आए, कुछ कुछ वर्ड होगा जो हम क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा आउटलाइन देखिए छोड़ देंगे। चलिए, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है ये मेनली 2 फेज में होता है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 फेज में होता है, पिछले स्लाइड में हम बताएं। पहला जो होता है वो लाइट रिएक्शंस होता है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शंस होता है। लाइट रिएक्शंस को हिल रिएक्शंस बोलते हैं। कैसे होता है वो हम क्लास 11 में देखेंगे, ठीक है। ये जो लाइट रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड करेगा,
ऑब्वियसली लाइट पे करेगा, इसलिए क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज है, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट फेज है, मतलब लाइट पे डिपेंडेंट, मतलब ये जो रिएक्शंस होगा वो लाइट के प्रेजेंस में होगा, ये आप याद रखिए। फिर है डार्क रिएक्शंस, जो डार्क रिएक्शंस दिए थे वो साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन्स रिएक्शंस। ये क्या होगा, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब वो लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये लाइट डिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीजें आपको ये क्वेश्चंस की मदद से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। जनरली हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मिला, ग्लूकोज मिला, वाटर में ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, ठीक है। लिख ही देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन से वाटर मिला। अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड से मदद से अगर वो ग्लूकोज बना रहा है, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो होता है डार्क रिएक्शंस, मतलब ये प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ होगा, सारा प्रोसेस तो क्लोरोफिल में होगा, जो भी चीज हो रहा है ये क्या होगा, लाइट डिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो रिएक्शंस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के एब्सेंस में हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो वाटर है, वाटर लाइट के प्रेजेंस में हमको क्या क्या दे रहा है, ये दो चीज देता है, क्या देता है, ऑक्सीजन देता है और वाटर देता है। दो चीज आप समझ पाए, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी लाइट रिएक्शंस होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और वाटर जो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, वाटर जो है वो ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यूटिलाइज करता है कुछ अमाउंट ऑफ, अगर देखो यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वहां से यहाँ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वहाँ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज यूटिलाइज बाय द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं लाइट रिएक्शंस कैसे होता है और डार्क रिएक्शंस कैसे होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन सबसे आसान प्रोसेस है, जब लाइट रिएक्शंस को समझ पाएंगे तो एक लाइन में डार्क रिएक्शंस को समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास लाइट रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस हो रहा है कहाँ हो रहा है, ग्रेना में हो रहा है, जो भी हम देखे थे कि ग्रेना में होता है, ठीक है। अब एक सिंगल चीज को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेना में हो रहा है। इस स्टेप में जो भी लाइट रिएक्शंस हो रहा है ये 4 स्टेप का होता है, याद रखिए। पहला स्टेप होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल सोया हुआ है उसको एक्टिवेट करो तब लोग खाना बनाएगा, ठीक है, वही एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा है एक्टिवेशन करने के बाद फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी बनाएंगे। फिर क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस करेंगे, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ NADP क्या होता है आगे देखेंगे। मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं कि जो भी लाइट रिएक्शंस है वो 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करते हैं, तैयार हो जाओ भाई, लड़ना है, खाना बनाना है। अब खाना बनाया तो क्या किया, एटीपी को बनाएगा, एटीपी कैसे बनता है वो देखते हैं। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर को कैसे, तो लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है लाइसिस मींस। और सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन होता है। तो फोटो मींस लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ेंगे, सिंपल वही बोल रहा है। फोटो मींस लाइट और लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन, वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे होगा। फिर रिडक्शन ऑफ NADPH, रिडक्शन मींस सिंपल, अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो रिडक्शन मींस क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करना। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाएंगे ये एग्जैक्टली है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा, ठीक है। फिर वापस आएंगे। चलिए पहला प्रोसेस जो है स्टेप में वो है एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल सोया हुआ है उसको हमको एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करना है मतलब क्या करेंगे, अगर इसमें हमको पानी पीना है तो ढक्कन को खोलेंगे, ढक्कन को खोले पानी पिए, मतलब इसको तैयार करने के मतलब चीजें क्या हो रहा है इसमें, क्या होता है फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, सन से लाइट आया, लीव्स में गया और लीव्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। मतलब क्या हो गया, क्लोरोफिल में सनलाइट आया और क्लोरोफिल को एक्टिवेट करेगा, क्लोरोफिल प्लस
इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एनर्जी उसको मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। ये क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल है, ठीक है। अब क्लोरोफिल है, यहाँ से क्या आ रहा है, ये चीजें जो चीजें आ रहा है वो क्या, सनलाइट है, सनलाइट है, चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको जूम करके थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। चलिए देखिए, जो जो लाइट आ रहा है वो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल पे आ रहा है, और क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो आप देख रहे हैं बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बार बार आ रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। पहला प्रोसेस में बोला कि इन दिस स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोलर एनर्जी मीन सनलाइट, स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है क्या, क्लोरोफिल क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, सोलर एनर्जी को, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्टिवेट हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। मतलब क्लोरोफिल टूटा और एनर्जी कुछ मिला, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्ट्राइक किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला, ठीक है। ये देख सकते हैं प्लस प्लस है, वो एनर्जी मिला। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, अब वो एनर्जी मिला, उस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल यूटिलाइज करेंगे, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी बनाने में, तो वही प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एटीपी बनाएंगे, ठीक है। मतलब पहला प्रोसेस में हम क्या किए, क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए और एनर्जी कुछ मिला, और वही एनर्जी को यूज करेंगे। जैसे अगर कोई घर में अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो मम्मी पापा के एक्टिवेट करने के लिए क्या बोलते हैं, मोटिवेट करते हैं, जैसे मोटिवेट किए उस दिन हम पूरा पढ़े, उसी तरह क्लोरोफिल को जैसे ही सनलाइट मिला वो तुरंत क्या किया, एक्टिवेट हो गया, चलो तैयार हो गया, एनर्जी मिला, और एनर्जी को कहाँ यूज कर रहे हैं, एनर्जी बनाने में, एटीपी बनाने में। मतलब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज किया, यानी कि ये मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, उसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ जब जोड़ते हैं तो उसको एटीपी में कन्वर्ट होता है, मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स में। मतलब ये आप समझिए ऐसे करके क्या है कि हमारा बॉडी में जो एनर्जी जमा हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में जमा हो रहा है, ठीक है। जब जमा हो रहा है तो जैसे ऐसे समझिए, हमारे घर में 1 कॉइन मिला, 2 कॉइन मिला, ठीक है, 3 कॉइन मिला, मतलब अगर आप समझ सकते हैं कि जैसे ही क्या हो रहा है, हमको पैसा चाहिए, घर में पैसा चाहिए, तो हमको अगर 500 का नोट दिया जाए या 100 का नोट दिया जाए, वो समझ जाइए एटीपी के फॉर्म में जमा है, ठीक है। लेकिन अगर उसको खर्च करना है तो क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना होगा। अगर 500 है तो 100 में तोड़ना होगा, या 200 100 में तोड़ेंगे, तो वो तोड़ेंगे तभी तो इसको यूज कर पाएंगे, 500 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमको एनर्जी को, पैसा को जमा करना है तो 100-200 रुपए जमा करेंगे तब ना 500 जमा होगा। उसी तरह यहाँ पे भी वही जमा हो रहा है, ठीक है। अगर हमको इसको यूज करना है, अगर 500 का नोट को यूज करना है, मतलब एटीपी को यूज करना, उसको तोड़ना होगा। हमारा बॉडी में अभी हम बोले कि प्लांट जो है अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में जमा करता है, एनिमल्स होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा करता है, वही स्टार्च क्या, एटीपी है, एनर्जी है, वही यहाँ पे एनर्जी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए, जब क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए तो एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी को तो वेस्ट जो जाने नहीं देंगे, वही एनर्जी की मदद से खाना को बनाएंगे और एटीपी के फॉर्म में खाना जमा होगा। 2 स्टेप आपको समझ में, ठीक है। पहला स्टेप में हम लोग एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल किए, ठीक है। दूसरा स्टेप में आपको हम एनर्जी का ऑब्टेन किए, ठीक है। 2 स्टेप हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए एटीपी निकल रहा है, एडीपी था यहाँ पे एटीपी बन के निकल रहा है। क्या किया हम लोग, यूटिलाइज किए, जो भी एनर्जी यहाँ से हमको मिला उस एनर्जी को दे के हम यहाँ से एटीपी बनाए, ठीक है। और जूम करते हैं, थोड़ा सा कम जूम करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एटीपी ही निकल रहा है यहाँ से, एडीपी आया, अब उसको एटीपी एक्टिवेट करके एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया। मतलब समझ रहे हैं ना कि 2 स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले क्लोरोफिल आया, उसको एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया, एनर्जी के फॉर्म में जमा किया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, ये स्टेप आपको लास्ट में समझाएंगे, ओवरऑल है, ठीक है। फिर आपके पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, लाइसिस मींस ब्रेक डाउन, फोटो मींस लाइट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़ना है। मतलब ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस लाइट ब्रेक ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ये जो वाटर अभी हमको मिला, वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन आयंस प्लस
हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। अब फिर इसको जब तोड़ते हैं तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा, वही ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा, वही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चल जाएगा, ठीक है, वही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में चल जाएगा जो हम ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, और कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल रहेगा, फ्री फॉर्म में रहेगा। अभी यूज करेंगे, कोई भी चीज आप वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, यूज करेंगे, ठीक है। मतलब इस प्रोसेस से हमको ऑक्सीजन मिला, जो यहाँ इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मिला। मतलब क्या कर रहे हैं, वाटर के तोड़े, जब वाटर को तोड़े मतलब सबसे पहले क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए, क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए, ये सारा प्रोसेस, अभी ये चीज देख रहे हैं, ये प्रोसेस देख रहे हैं। मतलब वाटर के प्रेजेंस में वाटर को हम लोग क्या किए, तोड़े, तो हमको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन आयन मिला। अभी वही चीज को यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पे कि वाटर को हम लोग तोड़े, वही प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। लाइट के प्रेजेंस में वाटर को तोड़े, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूटा। अब जो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयन में टूटा, तो वही प्रोसेस यहाँ पे हम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है रिडक्शन। रिडक्शन मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन, जो भी हाइड्रोजन इसको वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, इसको गेन करेंगे, वही यहाँ पे लिखा है रिडक्शन ऑफ NADP। NADP क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। उतना डिटेल में हमको नहीं जानना है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, जिस तरह ATP होता है ना, उसी तरह यहाँ पे NADP होते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अब NADP को क्या किए, जो भी हाइड्रोजन आयन था और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे बच गया था, ठीक है, सब तो यूज नहीं हुआ था, उसी प्रोसेस को हम यूज करके NADPH में कन्वर्ट कर दिया। मतलब NADPH कुछ नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फॉर्म का स्टोर है। मतलब रिड्यूस एनर्जी मोड, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को जमा कर रहे हैं, NADP के फॉर्म में कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस से क्या हो गया, इस प्रोसेस से क्या होगा, लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। समझ पाए कि अभी जो प्रोसेस किए वो सारा केमिकल प्रोसेस हुआ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसलिए तो लाइट रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस में क्या होगा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। वहीं लिखा होगा कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, किसके फॉर्म में, ATP के फॉर्म में जमा किए थे सेकेंड स्टेप में, और NADPH के फॉर्म में जमा की, मतलब एनर्जी स्टोर हो गया है। यहां तक आप समझ पाए लाइट रिएक्शंस में, ठीक है। अब है हमारे पास, यहां से अब देखिए थोड़ा सा ये पार्ट चलता है। जैसे ही सनलाइट क्या किया, मान लीजिए क्या है, सिंगल को क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइट्स, और ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, सबको ग्रेना, फोटोसिंथेसिस ग्रेना में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वाटर को ब्रेक डाउन किया, कितना मॉलिक्यूल्स था, 12 मॉलिक्यूल। जब इसको वाटर को ब्रेक डाउन किए तो हमको क्या मिला, देखिए क्या मिला, जब वाटर को हम ब्रेक डाउन किए तो हमको क्या मिला, H+ आयंस मिला। मतलब ये लिख लेते हैं ना, ये चीज मिला। चलिए, ये जब हम इसको वाटर को ब्रेक डाउन किए, यहां लिख लेते हैं, जब वाटर को हम ब्रेक डाउन किए तो हमको क्या मिला, 4H+ आयन मिला प्लस O2 मिला, ठीक है, चीज मिला। अब जब यहां चीज हुआ तो क्या हो गया, इसके बाद ATP हमको मिला, यहां से आप देख सकते हैं ATP मिला और NADPH मिला, ये स्टेप में यहां ATP मिला और इस स्टेप में NADPH मिला, वही यहां पे लिखा गया है, ठीक है। और उसके साथ क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, जो हम दिखाएं, ठीक है। वो चीजें समझ में कि जो ये चीजें यहां तक आप समझिए पहले, ये लाइट रिएक्शंस का पार्ट है। उधर डार्क रिएक्शंस का पार्ट है, भी हम एक्सप्लेन करेंगे लाइन में। तो लाइट रिएक्शंस में क्या हो गया, ग्रेना था, ग्रेना में क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आया, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटा तो हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन मिलता, ऑक्सीजन यहाँ से हम निकल गया, यूज किए, ठीक है। अब यहाँ पे H+ आयंस था, H+ आयंस की मदद से हम NADPH बनाए, ठीक है, और एनर्जी कुछ मिला, वही मदद से हम ATP बनाए, ठीक है। अब है हमारे पास लास्ट डार्क रिएक्शन। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट रिएक्शंस हुआ कैसे, लाइट रिएक्शंस में क्या हुआ, इस वीडियो में समझते हैं। ये चीजें क्या हो रहा है, एनर्जी को मतलब क्लोरोफिल को एक्टिवेट किए,
फ्री एनर्जी मिला और वही एनर्जी की मदद से एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किए और एटीपी हमको मिल गया एनर्जी के तौर पर। फिर उसके बाद हमको क्या किया, वाटर को तोड़े तो हमको क्या मिला, वाटर को जब हम तोड़े तो हमको ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग एनर्जी, जो भी फ्री हाइड्रोजन बचा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बचे, उस एनर्जी को हम लोग NADPH एनर्जी के फॉर्म में जमा करने का काम किया। ये प्रोसेस देख लिया। अब है हमारे पास डार्क रिएक्शंस, ठीक है। मतलब प्रोसेस में हम लोग क्या कर दिए थे, जो भी चीजें हमको मिला, ATP मिला, NADP मिला, अभी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब डार्क रिएक्शंस मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देना है ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। इन दिस स्टेप सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सिंथेसिस मींस फॉर्मेशंस, किसका, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो रहा है। डार्क रिएक्शंस में भी देखें, इस प्रोसेस में ऑब्सेंस ऑफ लाइट, डार्क रिएक्शंस तो ऑब्सेंस ऑफ लाइट नहीं होगा। और इन दिस रिएक्शंस केमिकल एनर्जी जो हम बना लिया लाइट रिएक्शंस की मदद से, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस में क्या होगा, एटीपी जो हम बना के रखे थे, NADP जो हम बना के रखे NADPH, उसको यूटिलाइज करेगा कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज के फॉर्म में करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो वेस्ट नहीं जा रहा है, लाइट रिएक्शंस भी जरूरी है, डार्क रिएक्शंस भी जरूरी है। तो इस रिएक्शंस में केमिकल एनर्जी क्या होता है, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, ATP NADPH में कन्वर्ट होता है, उसको यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने में। मतलब यहां से आप समझिए क्या बोल रहे हैं, हाँ यहां से समझिए, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो था, जो भी हमको क्या मिला, NADPH जो हमको मिला था और ATP मिला था, उसके मदद से हम क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। और 12 अमाउंट ऑफ NADPH हमको मिला, मतलब जो अभी हम लोग ATP के फॉर्म में NADPH को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिला। समझ में इक्वेशंस क्या है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमको ग्लूकोज मिला, उसको करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वो NADP और ATP दे रहा है एनर्जी, उसके मदद से वो कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़े, तो जब इसको तोड़े तो कुछ अमाउंट ऑफ NADP भी मिलेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी था, तो एनर्जी जो है ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोग बनाए थे, अभी बोले ना कि अगर 100 रुपया का 500 रुपया को चेंज करना है तो टूटेगा, तो वही 500 रुपया कितना छूटा, 200 रुपया प्लस 300 रुपया में टूटा, वही यहाँ पे है। अगर 500 रुपया को बनाना है तो इसको यहाँ से ला के जोड़ देंगे तो यहाँ 500 रुपया बनेगा। वही प्रोसेस यहाँ पे समझना है कि अगर एनर्जी को जरूरत है तो एनर्जी टूटेगा तब ना यूटिलाइज कर पाएंगे, 500 रुपया खुला होगा तब ना उसको हम यूज कर पाएंगे। तो उसी तरह ATP को जब तोड़ रहे हैं, ADP प्लस खुचरा में तोड़ रहे हैं, तो इसको यूज किए, कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनाने में यूज किया। अब कुछ अमाउंट ऑफ NADP कन्वर्ट किस में हो गया, NADPH कन्वर्ट हो गया NADP में। अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके अमाउंट ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज होगा। समझ में? अब ये प्रोसेस को हम यहां से समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आएगा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ से पूरा साउंड या पूरा चीज को आप देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जब हम लाइट रिएक्शंस की है तो हमको ATP मिला, हमको क्या मिला, ATP मिला और NADPH मिला। अब उसी को क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके अलावा जब डार्क रिएक्शंस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड से हमको शुगर या ग्लूकोज मिला। जब मिला तो उसको जो करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए होगा, वो एनर्जी चाहिए होगा, तो एनर्जी कहाँ से मिला, लाइट रिएक्शन से मिलेगा, NADPH से मिला। अब ये प्रोसेस जब हो रहा है, जब ये टूट रहा है तो NADPH में टूटा, ATP मिला, और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होके हो क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शंस लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन। पता चला कि क्यों हो रहा है, ठीक है। और ये सारा स्ट्रोमा जो भी यूजेज है, जो हम लोग शुगर किस में यूज करते हैं, रेस्पिरेशन में, सेलुलोज में, स्टार्च में, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आप समझ पाए कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शंस, लाइट के प्रेजेंस में लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस क्या होता है, अच्छे से समझ पाए ना कि लाइट रिएक्शंस क्या होता है, डार्क रिएक्शंस क्या होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप ये डायग्राम को भी अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, कि लाइट रिएक्शंस क्या होता है, डार्क रिएक्शंस क्या होता है। यहाँ तक के सेशन में हम लोग क्या सीखे, क्या सीखे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है,
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट देखें, प्लांट में सिंपल हम लोग फोटोसिंथेसिस देख के नहीं छोड़ दिए, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेप जो होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उसको भी एक्सप्लेन किए। अब इसका डिटेल जो आएगा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, उसको 11 क्लास में पढ़ना है, जो कि और ज्यादा लेंथी प्रोसेस में होगा। यहाँ तक में आपको यही चीज जानना था कि लाइट रिएक्शंस कहाँ होता है, डार्क रिएक्शंस क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट सेशन जो आएगा उसमें हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि कुछ वाई द क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, वो 2 एक्सपेरिमेंट होगा। और साइट ऑफ, हम लोग साइट पे देखेंगे साइट ऑफ क्लोरोफिल कहाँ का क्या क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन मार्क के साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।